सावित्री देवी की शादी को 35 साल बीत चुके थे, लेकिन आज भी उनके हालात जस के तस बने हुए थे। 35 साल पहले ब्याह करके सावित्री देवी नरेश की पत्नी बनकर उनके घर आई थी। घर में उनकी सास और नंद का वर्चस्व छाया हुआ था, जिनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं डोलता था। नरेश पूरी तरह से अपनी माँ और बहन के चंगुल में था। उन लोगों ने सावित्री देवी को कभी भी नरेश की पत्नी या उस घर की बहू नहीं बनाकर रखा, बल्कि एक नौकरानी की तरह उसे घर में रखा। बहन की तो कुछ वक्त के बाद शादी हो गई, लेकिन फिर भी वह वक्त वक्त पर आकर सावित्री देवी को यह एहसास कराती रहती थी कि उसकी इस घर में औकात क्या है। सावित्री देवी को चुपचाप सबके अत्याचार बर्दाश्त करने पड़ते थे, क्योंकि वह ज़्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं कि कहीं नौकरी कर लेती। मायके में कोई साथ देने वाला नहीं था। मायके का वही हिसाब था कि बेटियों को ब्याह करके रवाना करो, उसके बाद वह जाने और उनके ससुराल वाले। हमने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी। जिम्मेदारी निभाने के नाम पर एक बोझ समझकर कंधे से कहीं भी उतार कर फेंक दिया। नरेश अक्सर सावित्री देवी पर हाथ उठा दिया करता था। इन सब में उसका साथ उसके ससुर दिया करते थे और बोलते थे, ऐसी पत्नी को ऐसे ही रखना चाहिए। पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी सास और पति की मार खाई थी। सोचती थी कि यही उनकी जिंदगी है, शायद जब सास ना रहें तो कुछ सुधार हो जाए। कुछ सालों के बाद सास ससुर इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन नरेश अभी भी वैसा ही बदतमीज किस्म का इंसान था, जिसके लिए बीवी एक नौकरानी से बढ़कर कुछ नहीं थी। सावित्री देवी को समझ में आ चुका था कि अब उन्हें पति का सुख तो कभी नहीं मिलेगा। शायद उनका बेटा बड़ा होकर उनकी कद्र करे, तब शायद उनकी ज़िंदगी संवर सके और वह चैन की ज़िंदगी जी पाएँ। इसी तरह ज़िंदगी के 35 साल गुजर चुके थे। बेटे का ब्याह भी हो चुका था। बेटा बहू दोनों इंजीनियर थे। बेटे ने बचपन से ही माँ को घर में काम करने वाली एक जाहिल गंवार औरत के रूप में देखा था, जो कि पढ़ी लिखी भी नहीं थी और ना ही उसके मुंह में जुबान थी। बस अपने पिता और दादी की मार खाते अपनी माँ को देखा था। समय समय पर उसके दादी और पापा ने उसे यही समझाया था कि उसकी माँ इसी काबिल है। अब बहू के आ जाने के बाद भी सावित्री देवी के हालात जस के तस बने हुए थे। सावित्री देवी अभी भी सुबह से लेकर रात तक किचन और घर के कामों में व्यस्त रहती थी। उन्होंने सोचा था कि बहू के आ जाने के बाद शायद उन्हें घर गृहस्थी की ज़िंदगी से आराम मिल जाए और वह चैन से बैठकर 2 रोटी खा पाए। उन्होंने सोचा था कि वह अपने बहू को बहुत प्यार से रखेंगी। जैसे उनकी सासू माँ ने उनके साथ किया था, वैसा वह अपनी बहू के साथ कभी नहीं करेंगी। लेकिन यह तो तब होता जब उन्हें घर की मालकिन समझा जाता। नरेश ने तो आज तक उन्हें वह दर्जा दिया ही नहीं था। बहू ने भी आने के बाद जब अपने सास की हैसियत उनके घर में यही देखी कि ससुर जी और सासू माँ का बेटा यानी कि उसका पति सासू माँ की कोई इज्जत नहीं करते, बल्कि उसके ससुर नरेश कभी कभी उनके ऊपर हाथ भी उठा देते हैं, तो वह भी समझ गई कि सावित्री देवी की क्या औकात है। फलस्वरूप उसने भी अपनी सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी। शादी के 5 साल बीत चुके थे। बहू का एक बच्चा भी था। बहू सुबह सुबह नौकरी पर चली जाती थी। बच्चे की देख रेख, खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा सब कुछ सावित्री देवी को ही करना पड़ता था। घर के काम तो वह पहले ही करती आ रही थी और जैसे तैसे कर ही लेती थी, लेकिन एक छोटे बच्चे की परवरिश अब उनसे नहीं हो रही थी, क्योंकि उनकी भी उम्र हो गई थी। वैसे भी उनका शरीर बहुत कमज़ोर था, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उन्होंने दुख और परेशानियों में ही बिताई थी। कभी किसी ने उनकी कोई फिक्र नहीं की थी।
इसलिए वह शरीर से बहुत दुर्बल थी। ससुर नरेश जी पूरी तरह से बहू के मुट्ठी में थे और बहू जैसा बोलती थी वैसा ही वह अपनी पत्नी को हुक्म देते थे। बहू ने जान लिया था कि ससुर जी के खिलाफ उसकी सासू माँ नहीं जा सकती और वह जो कहेंगे सासू माँ को करना ही पड़ेगा। इसलिए वह नरेश को अपने मुट्ठी में रखती थी। नरेश को जवानी के दिनों से ही सिगरेट, शराब आदि की गंदी आदतें लगी हुई थीं, जिन्हें उसकी बहू बखूबी पूरी करती थी। उसे महंगी महंगी शराब और सिगरेट आदि मंगवा कर दे दिया करती थी, जिसे पाकर नरेश बहुत खुश हो जाया करता था और बहू को बिना पगार की एक नौकरानी मिल गई थी अपनी सास सावित्री देवी के रूप में। लेकिन अब सावित्री देवी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पूरी जिंदगी सास और नंद के ताने सुनकर और उनकी नौकरानी बनकर गुजारी और अब बहू के ताने सुनकर और उसकी नौकरानी बनकर गुजारना उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने विरोध करना शुरू किया तो नरेश ने बिना किसी लिहाज के उनके ऊपर हाथ उठा दिया और बोला, तू तो है ही जाहिल गंवार औरत। तुझे क्या पता तेरी बहू कितनी पढ़ी लिखी है, दिन भर बाहर रहकर मेहनत करती है और कमा कर लाती है। तेरी तरह घर में बैठकर ठूंसती नहीं रहती। कुछ करना धरना तो है नहीं तुझे, थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां तो निभा ले। सावित्री देवी ने बोला, मैं उसकी सास हूँ, उसे मुझे पकाकर खिलाना चाहिए, ना कि मुझे उसे। याद है तुम्हारी माँ की मैंने कितनी सेवा की है। नरेश ने फिर सावित्री देवी के ऊपर हाथ उठाया और बोला, हिम्मत कैसे हुई अपनी तुलना मेरी माँ से करने की? तेरी औकात नहीं है बड़ी आई बहू से सेवा करवाने वाली। चल निकल यहाँ से और गलती से भी दोबारा कभी ऐसा सोचना भी मत, नहीं तो एक एक रोटी के लिए तरसा दूंगा। औकात नहीं है तेरी कि खुद के पैसों से रोटी खा ले। सावित्री देवी की बहू कनखियों से सावित्री देवी की ओर देखते हुए मुस्कुरा रही थी और मन ही मन उन्हें यह एहसास दिला रही थी कि खुद देख लो आपकी क्या औकात है, तो आगे से मुझसे पंगा मत लेना। बेटा भी अपनी पत्नी के साथ ही था, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी माँ इसी लायक थी। आज सावित्री देवी के आत्मसम्मान को बहुत ठेस लगी थी और उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा फैसला कर लिया था। अगले दिन सुबह सुबह सावित्री देवी अपना सामान बांध रही थी। यह देखकर नरेश बोला, अब यह नया नाटक क्या शुरू कर रखा है? यह सामान क्यों बांध रही है तू? सावित्री देवी ने बोला, बहुत सहली तुम लोगों की मनमानी, पूरा जीवन तुम लोगों के चक्कर में खराब कर लिया। अब बुढ़ापे में भी मेरी कोई कदर नहीं। अभी भी मुझसे कोल्हू के बैल की तरह काम लिया जा रहा है। नहीं रहना मुझे अब तुम लोगों के साथ। नरेश हंसते हुए बोलने लगा, तो इस बुढ़ापे में नौकरी करेगी क्या? जाएगी कहाँ? खाएगी क्या? कुछ सोचा है? सावित्री देवी ने बोला, मैंने सब सोच लिया है। तुम अपनी चिंता करो कि तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि एक गिलास पानी भी तो तुम अपने हाथ से ले नहीं सकते। अब तुम्हें तुम्हारी औकात पता चलेगी। कहकर सावित्री देवी अपना सामान पैक करने लगी। उन्होंने अपनी शादी में अपने मायके से मिले जेवर भी अपने सामान में रखना शुरू किया, जिसे उनकी बहू देख रही थी। जेवर रखते देख बहू ने बोला, मम्मी जी आपको जाना है तो जाइए, लेकिन इस घर के जेवर को लेकर जाने का आपको कोई हक नहीं। सावित्री देवी ने बहुत ही कड़े शब्दों में बोला, यह मेरे जेवर हैं, मेरे माता पिता ने मेरी शादी में दिए थे। तू होती कौन है मुझे यह बताने वाली कि मुझे क्या लेकर जाना है और क्या नहीं? यह मेरा स्त्री धन है, किसी की औकात नहीं कि मुझे मेरा जेवर लेकर जाने से रोक सके। नरेश बोला, अच्छा इतनी हिम्मत हो गई तेरी? तुझे जहाँ जाना है जा, यह जेवर तो कहीं नहीं जाएंगे। बहू यह जेवर ले जाकर तू अपनी अलमारी में रख ले। बहू आगे बढ़ने लगी तो सावित्री देवी ने बोला, ऐसी गलती मत करना। अगर मैंने पुलिस को बुला लिया ना
तो तेरा क्या होगा तू अच्छे से जानती है। दोनों ससुर बहू को जेल की हवा ना खिला दी तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि पूरा मोहल्ला जानता है कि मेरे साथ इस घर में पिछले 35 सालों से क्या होता आ रहा है, और अब मेरे बेटा बहू भी मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। बहुत सहली तुम लोगों की मनमानी। पुलिस का नाम सुनकर बहू चुपचाप पीछे हट गई, क्योंकि उसे पता था अगर बात पुलिस तक गई तो उसकी खैर नहीं। सावित्री देवी ने अपना सामान उठाया और घर से निकल गई। उन्होंने अपने रहने का इंतज़ाम कर लिया था। उनके घर के पास ही एक अनाथ आश्रम था जहाँ कुक की ज़रूरत थी। उन्होंने सोचा, दिन भर तो घर में गधा मजदूरी ही करती हूँ और बदले में 2 निवाला खाती हूँ, साथ में 1000 गालियाँ और मार खाती हूँ, और पति बेटे बहू से भी अपमानित होती हूँ। इससे अच्छा यहाँ अनाथ बच्चों के लिए खाना बनाऊँ, शांति और आत्मसम्मान के साथ अपना ज़िंदगी काट लूँगी। साथ ही साथ सावित्री देवी ने अपने सारे जेवर बेचकर उनसे मिली रकम को बैंक में जमा करवा लिया था, ताकि आड़े वक्त में यदि उन्हें कोई बीमारी हो या कोई ज़रूरत पड़े तो उन पैसों का उपयोग कर सके। अनाथ आश्रम में ही एक कमरे में उन्हें रहने की जगह भी मिल गई थी और उन्हें ठीक ठाक वेतन भी मिलता था, जिससे उनकी गुजर बसर आसानी से हो सकती थी। सावित्री देवी के घर छोड़कर जाते ही बहू को समझ में आ गया था कि अब नरेश यानी कि उसके ससुर जी के साथ रहने में उसका कोई फ़ायदा नहीं है। न वह घर का कोई काम करने वाले हैं और न ही उसके बच्चे की देखरेख करने वाले हैं। तो बेटे बहू ने भी नरेश से किनारा करने में देरी नहीं की और दोनों ने अपना अलग मकान ले लिया और उसमें शिफ्ट हो गए। नरेश अब अपने घर में अकेला रह गया था। कुछ दिनों में ही उसे अपनी औकात पता चल गई। ना वक्त पर 2 रोटी मिलती थी, ना ही कोई उसकी हेकड़ी सहने वाला था। अब उसे सुबह उठकर धुले धुलाए कपड़े पहनने को नहीं मिलते थे। घर पूरा गंदा हो रहा था। बेड के चादर तक महीनों से नहीं बदली गई थी। नरेश के शराब की आदत की वजह से कोई कामवाली भी उसके घर काम करने को तैयार नहीं होती थी। एक एक रोटी के लिए तरस गया था नरेश। बाहर का खाना उसे हजम नहीं होता था। इस वजह से वह और ज़्यादा शराब पीने लगा था। उसकी जितनी भी पेंशन आती थी वह सब महंगी महंगी शराब में उड़ाने लगा था। 2-3 महीने में ही वह बुरी तरह से बीमार पड़ गया और उसे समझ में आ गया था कि सावित्री का उसके जीवन में क्या स्थान था। अब उसे सावित्री की कमी बहुत खल रही थी। उसे समझ में आ रहा था कि उसने उसके साथ कितना गलत किया है। उसने जैसे तैसे सावित्री का पता लगाया और अनाथ आश्रम में उससे मिलने के लिए पहुंच गया। वहां जाकर उसने सावित्री से बोला, सावित्री, मुझे माफ़ कर दे। मैंने जीवन भर तेरे साथ बहुत गलत किया है। आज मैं बहुत पछता रहा हूँ। मेरे पास अब कोई भी नहीं है। मैं अकेला रहता हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं। मुझसे ऐसी ज़िंदगी काटी नहीं जाती। मुझे 2 रोटी बनाकर खिलाने वाला भी कोई नहीं। तू वापस चल, मुझे माफ़ कर दे। सावित्री के पूरे बदन में नरेश की बात सुनकर आग लग रही थी और उसने एक ज़ोरदार तमाचा नरेश के गाल पर खींच कर मारा और बोला, स्वार्थी इंसान, आज जब खुद परेशानी हो रही है तो मेरी याद आ रही है। तू सोच रहा है मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर फिर से तेरे घर जाकर तेरी सेवा करूँगी। भूल जा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुझ जैसे घटिया इंसान ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरा अब इस ज़िंदगी में कोई नहीं है, ना कोई पति, ना कोई बेटा, ना कोई बहू। मुझे किसी से कोई मोह नहीं है। चुपचाप निकल जा यहाँ से, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाकर अच्छे से कुटवाऊंगी। नरेश को समझ में आ गया
कि सावित्री इतनी आसानी से उसके साथ अब चलने वाली नहीं है, तो उसने अगला तीर छोड़ा और बोला, अगर मैं तेरा कुछ भी नहीं तो यह किसके नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र लगाए रखा है। यह सुनकर सावित्री के पूरे तन बदन में आग लग गई। आज उसने नरेश को उसकी औकात पूरी तरह से दिखाने का फैसला कर लिया। वह नरेश के सामने गई और बोली, अच्छा तो यह ले। कहकर उसने अपने हाथों से अपना मंगलसूत्र तोड़ दिया और अपना सिंदूर पोंछ दिया और बोली, मेरा आज से कोई पति नहीं। अब यकीन हो गया। कहकर सावित्री अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। आज सावित्री के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। वह सोच रही थी कि यही फैसला लेने की हिम्मत उसने उस वक्त क्यों नहीं की जब उसके साथ पहली बार उसके पति ने अत्याचार किया था। नरेश को जोरदार थप्पड़ लगने के बाद नरेश को भी आज समझ में आ चुका था कि जिस जीवन संगिनी को उसने जीवन भर तड़पाया है, उसका उसके जीवन में क्या महत्व था और अब वह उसके जीवन में कभी भी वापस लौटकर नहीं आने वाली। समय रहते अगर समझ गया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।